कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सच में इतनी अजीब लगती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, और आज की ये कहानी उन्हीं में से एक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बड़े अमेरिकन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इस कहानी की बारीकी से जांच की और ये बताया कि ये सच में हुआ है। तो आज की इस बहुत ही अजीब कहानी को आप खुले दिमाग से सुनिएगा। बात है दिसंबर 1984 की। नॉर्दर्न इंडिया में एक छोटे से गांव में रहने वाली एक यंग लड़की जिसका नाम सुमित्रा था, अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही सुमित्रा ने अपने बच्चे को देखा, वो उसे बेपनाह प्यार करने लगी। सुमित्रा ने हमेशा से ही एक बच्चे की चाह रखी थी, और जब वो बच्चा उसको मिल गया है तो वो उसे इतना प्यार करती थी कि वो जहाँ भी जाती उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती। उसके पेट पर बंधा हुआ वो अपने बच्चे को हर वक्त देखकर खुश होती थी, और जब भी कुकिंग या हाउस वर्क से फ्री होती तो उसके सर को सहलाती या उसके पाँव को गुनगुनाती। सुमित्रा के गांव में जीवन आसान नहीं था। यह गांव हिमालय पहाड़ के जस्ट साउथ में था, गंगा नदी के किनारे। गांव बहुत गरीब था। लोग मिट्टी के झोपड़े में रहते थे जिनकी छत घास से बनी हुई थी। यहाँ बिजली भी नहीं थी और कोई इस गांव में पढ़ा लिखा भी नहीं था। सुमित्रा की लाइफ बचपन से ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके पापा को अक्सर काम के सिलसिले में गांव से दूर जाना पड़ता था। तो बेसिकली वो अपने कजन्स के साथ बड़ी हुई थी। अब जबकि वो शादीशुदा थी, उसका पति भी काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर जाया करता था, और इसलिए सुमित्रा को अपने पति के पेरेंट्स के साथ उनकी झोपड़ी में रहना पड़ता था। लेकिन सच बात यह है कि सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ इतनी क्लोज नहीं थी जितना वो अपने फैमिली के साथ थी। इसलिए सुमित्रा अपने जीवन में काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। जब सुमित्रा को अपना बच्चा मिला तो जैसे उसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो अकेली नहीं है, और उसका जीवन एक नई उम्मीद के साथ भर गया। वो खुश थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी मर्जी के हिसाब से था। लेकिन साल आया 1985 और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन सुमित्रा अपने बच्चे को अपने पेट पे बांधकर पानी लेने के लिए घर से निकली। जैसे ही वो रास्ते पर चल रही थी तो एकदम से वो रास्ते पर खड़ी हो गई और उसने अपनी बाल्टी ज़मीन पर फेंक दी। कुछ गांव वाले जो नज़दीक थे, उन्होंने बाल्टी गिरने की आवाज़ सुनी और उन्होंने देखा कि सुमित्रा बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़ी हुई है। एक गांव वाला जो उसके लिए चिंतित था सुमित्रा के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन सुमित्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस वैसे ही एक पुतले की तरह खड़ी रही। जब उस गांव वाले ने सुमित्रा के हाथों की तरफ देखा तो उसकी उंगलियां इतनी ज़्यादा झुकी हुई थी कि लग रहा था जैसे कि वो टूट जाएंगी। फिर उसने सुमित्रा के चेहरे की तरफ देखा और देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल पीछे की तरफ चली गई हैं, और वो अपने दांतों को इतनी ज़ोर से चबा रही थी कि उसके जबड़ों की हड्डियों के कटकटाने की आवाज़ भी उस गाँव वाले को सुनाई दे रही थी। वो गाँव वाला ये सब देख के डर गया और पीछे की तरफ जाने लगा। तभी सुमित्रा का बच्चा जो उसके पेट पे अभी भी बंधा हुआ था जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ ने पूरे गांव को वहाँ इकट्ठा कर लिया। सब खड़े होकर वहाँ सुमित्रा को देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा को क्या हुआ है। फिर अचानक से सुमित्रा को होश आता है और वो अपने बच्चे को जोर जोर से चीखते हुए रोती हुई देखती है, और जब वो मुंडी अपने आसपास घुमाती है तो देखती है कि पूरे गाँव की भीड़ उसे एकटक देख रही है। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसको थोड़ी सी शर्म भी आई कि पूरे गांव वाले उसे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। उसने अपनी बाल्टी उठाई, भीड़ को साइड हटाया और शहर की तरफ चली गई जहाँ के कुएं से उसे पानी भरना था। जब सुमित्रा कुएं से पानी लेके वापस घर आई तो उसने घर में किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, और सच बताऊं तो उसको भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। असल में सुमित्रा को कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और जैसे उसके कानों में ये मंत्र पड़ते वो अपना होश खो देती और उसे याद नहीं रहता कि वो कहाँ खड़ी है। बस एक वो पुतले की तरह खड़ी हो जाती, उसकी आंखें सर की ओर चढ़ जाती और अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ती कि जैसे वो उसको तोड़ देगी। लेकिन होश में आने के बाद सुमित्रा को कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। बस उसे एक अजीब सा फील होता कि कुछ तो मिसिंग है। सुमित्रा ने अपने आप से कहा कि जो भी परेशानी कुएं के रास्ते में उसने अनुभव करी वो एक बार का ही इंसिडेंट था, जो शायद नए बच्चे के स्ट्रेस और नींद की कमी के कारण हो सकता है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ये मंत्र उसे वापस से सुनाई देने लगे, और इस बार ये मंत्र काफ़ी देर तक चले। एक बार सुमित्रा के ससुर जब किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सुमित्रा एक कठोर मूर्ति की तरह खड़ी हुई है, जिसके हाथ पीछे की तरफ झुके हुए हैं और आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई हैं। उन्होंने सुमित्रा को हिलाने की कोशिश करी, उसके ऊपर पानी डाला ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन 10 मिनट तक सुमित्रा वैसे ही खड़ी रही। और जब 10 मिनट बाद सुमित्रा मंत्रों से बाहर आई तो उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। सुमित्रा को हर रोज 6 महीने तक अजीब तरह के मंत्र सुनाई देते थे। सुमित्रा के मंत्रों के दौरान वो बात करने लगी थी, और जो कुछ भी वो कहती थी वो बिल्कुल अजीब होता था। आमतौर पर वो मदद की चीख पुकार करती थी
कहती थी कि उसका सर कोई कुचल रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर अचानक से उसकी आवाज़ धीरे धीरे एक फुसकार में बदल जाती और वो एकदम शांत हो जाती। सुमित्रा की ऐसी हालत देखते हुए उसके सास ससुर ने वहाँ के एक लोकल डॉक्टर से संपर्क किया। उसके मंत्रों के हादसों के अलावा सुमित्रा के अंदर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, वह बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी। फिर तारीख आती है 16 जुलाई 1985। सुमित्रा किचन में खाना पका रही थी और फिर से एक बार उसके ऊपर मंत्रों का असर होता है और वो एकदम बात करने लगती है। लेकिन इस बार उसके बात करने का स्टाइल बिल्कुल शांत था और उसने धीरे से कहा कि बस 3 दिन में अब मैं मरने वाली हूँ। इस पॉइंट पे सुमित्रा और उसकी फैमिली बहुत डर चुके थे। सुमित्रा ने अपने बच्चे का ख्याल रखना भी बंद कर दिया था, जो अब 8 महीने का हो चुका है, क्योंकि उसे डर था कि किसी भी समय वो मंत्र के कब्जे में आ सकती है और अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसकी सास अब अपने पोते का ध्यान रखने लगी और सुमित्रा के पति ने भी काम पे जाने से मना कर दिया और घर पर रहकर वो सुमित्रा की देखभाल करने लगा। फिर दिन आया 19 जुलाई 1985। यह वो भविष्यवाणी वाला दिन था जिस दिन सुमित्रा की मौत होनी थी। उस दिन सुमित्रा वो हर चीज़ से दूर रही जिससे उसे खतरा हो सकता था। उसने खाना नहीं पकाया ताकि वो खुद को आग न लगा ले। वो घर पे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ी ताकि वो गिर के मर न जाए। ना ही वो छत पे गई कि वो वहाँ से कूद जाए। उसने अपने बच्चे से भी काफ़ी दूरी बना के रखी ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, और अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। अब रात के 8 बज चुके थे। सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी और कोई भी इस बात का संकेत नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है। इसलिए सुमित्रा और उसकी फैमिली आराम करने लगी। जब सुमित्रा की सास रात का खाना बना रही थी तो सुमित्रा ने बाहर जाकर ताज़ी हवा लेने का फैसला किया, और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी नज़दीकी दोस्त रास्ते पर खड़ी है। तो उसने अपनी दोस्त को हेलो कहा और उसके पास जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सुमित्रा अपनी दोस्त के पास गई, अचानक से उसके ऊपर मंत्रों का असर होने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर चढ़ गई, उसके हाथ कठोर हो गए और वह अपने मंत्रों में चली गई। और तो और इस मंत्र के दौरान सुमित्रा ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो उसकी दोस्त ने कभी नहीं देखा था। सुमित्रा, जो आमतौर पर इन मंत्रों के दौरान अपने हाथ को अपने आजू बाजू रखती थी, उसने धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठाना शुरू किया, और जब तक उठाती रही तब तक वो उसके सर के ऊपर तक उसके हाथ ना चले गए, और हाथ को ऊपर कर कर कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही सुमित्रा ने यह किया, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और यह देखकर सुमित्रा की दोस्त तुरंत मदद के लिए चीख पुकार करने लगी। सुमित्रा के सास ससुर, पति और दूसरे गांव वाले जो इस चीख को सुनकर बाहर आ गए, जल्दी से सुमित्रा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद लोकल डॉक्टर वहां पे आया। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए सुमित्रा के पास जाके उसकी जांच की। उन्होंने उसका पल्स चेक किया, हार्ट बीट देखी, उसके मुंह और आंखों के अंदर देखा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने पीछे होते हुए कहा कि सुमित्रा मर चुकी है। यह सुनकर सुमित्रा का पति अपने घुटनों के बल गिर गया। सुमित्रा की सास, जो उसके बच्चे को लेकर खड़ी थी, बहुत जोरों से रोने लगी। इस दौरान सुमित्रा का शरीर बिल्कुल कठोर हो चुका था। उसके हाथ उसके साइड में थे और उसकी आंखें सर के ऊपर चढ़ी हुई थी, और उसका मुंह ऐसे खुला हुआ था जैसे कि वो अभी भी चीख रही हो। आखिरकार डॉक्टर और सुमित्रा के सास ने आगे बढ़कर सुमित्रा के जम चुके शरीर को पीठ के बल जमीन पर लेटाया और उसकी आंखें बंद कर दी। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां सुमित्रा के शरीर को ले जाया जा सके, ना ही कोई ऑफिशियल था जिसे इस मौत के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। इस गांव में इस समय दोनों धार्मिक और पब्लिक रीजंस के कारण शरीर का अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी हो गया था। सुमित्रा की सास और गांव वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ औरतें सुमित्रा के शरीर को धोने लगी और उसके चेहरे पे तेल को लगाना शुरू किया। बाकी गांव वाले जो इसमें शामिल नहीं थे, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए चले गए। गांव वाले ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और बहुत सी औरतें रो भी रही थी, लेकिन सिर्फ गम नहीं था, गांव वालों के जहन में डर बैठ चुका था। सबको सुमित्रा के मंत्रों के बारे में पता था जो महीनों से हो रहा था, लेकिन गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन मंत्रों के दौरान सुमित्रा ने अपने मौत का सही प्रेडिक्शन कैसे कर दिया। इसलिए अब गांव वालों को लगने लगा कि यह कुछ काला जादू का असर हो सकता है। उनको लगा कि सुमित्रा के शरीर में किसी भूत ने कब्जा कर लिया है और उसके मरने के बाद अब वो गांव में भटक रहा है किसी नए शरीर के लिए। इन सब बातों के बीच एक औरत सुमित्रा के बाल साफ कर रही थी, और बाल साफ करते करते वो अचानक चीखी और दूर भागने लगी। बाकी औरतें जो सुमित्रा के इर्द गिर्द खड़ी थीं, उन्होंने भी जब सुमित्रा को ध्यान से देखा तो वो चीख कर भाग गईं। सब लोग जल्दी से सुमित्रा से दूर भागने लगे। डर से भरी हुई औरतों ने देखा कि सुमित्रा की आंखें बंद थीं, लेकिन आंखें इधर उधर तेजी से चल रही थीं, और फिर अचानक से सुमित्रा के सीने में हवा भरी और उसने एक लंबी तेज सांस ली और अपनी आंखें खोल ली और सीधा बैठ गई और उन औरतों की तरफ देखने लगी। दूसरी औरतें जो डर से भरी थीं, उन्होंने देखा कि सुमित्रा अब पूरी तरह से सेहतमंद और नॉर्मल लग रही है, जबकि पिछले 45 मिनट से
उसकी दिल की धड़कन चल नहीं रही थी, उसका शरीर पीला पड़ चुका था और वो एक पूरी डेड बॉडी की तरह लग रही थी। सुमित्रा ने अपने चेहरे और शरीर को साफ किया और उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने उठना शुरू किया, डॉक्टर जो सारी घमासान सुन चुके थे दौड़कर आए और सुमित्रा के पास जाके उसको खड़ा करने में उसकी मदद करने लगे। सुमित्रा को उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने सुमित्रा को एक कुर्सी पर बिठाया और उसका चेकअप किया। उसकी हार्ट बीट और पल्स देखी, उसके मुंह और आंखों में देखा। फिर डॉक्टर ने सुमित्रा से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? और सुमित्रा ने कहा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने फिर बड़े से क्राउड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप सबने एक चमत्कार देखा है, सुमित्रा वापस जिंदा हो गई है। सुमित्रा का पति और उसके सास ससुर इतने शॉक थे कि वे कुछ कह नहीं पाए, ना ही कुछ रिएक्ट कर पाए। लेकिन अचानक से सुमित्रा का पति खुशी से भर गया और सुमित्रा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब सुमित्रा ने देखा कि वह उसकी तरफ आ रहा है तो वो अचानक से पीछे हट गई और हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तुरंत डॉक्टर ने सुमित्रा और उसके पति के बीच में आके पति के कंधे पर हाथ मारा और कहा, उसने एक बहुत ट्रमेटिक हादसे को महसूस किया है, तुम्हें उसे समय देना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि ये मंत्रों के कारण हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब भी सुमित्रा मंत्रों से बाहर आती तो वह थोड़ी कंफ्यूज सी रहती थी कुछ समय तक। सभी गांव वालों ने सोचा कि यह पहले की तरह थोड़ी कंफ्यूज्ड है, रात भर सोएगी तो सुबह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी सुमित्रा के पति और उसके सास ससुर से यही कहा कि उसे आज रात भर आराम करने दो, वो आराम करेगी तो सुबह ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो सुबह आएगा उसका री एग्जामिनेशन करने, ताकि वो चेक कर सके कि सब कुछ ठीक है। अगली सुबह जब सुमित्रा उठी तो वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो वो रात की तरह कंफ्यूज नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने अपने पति और सास ससुर को देखा, वो इतनी डर गई कि उसने अपने घर से बाहर निकल गई और भागना शुरू कर दिया। जो डॉक्टर रास्ते में आ रहा था उसको चेकअप के लिए, उसने देखा कि सुमित्रा गांव की बाहर की तरफ भाग रही है। वो भी उसके पीछे भागने लगा। सुमित्रा के पति और सास ने भी सुमित्रा का पीछा किया और आखिरकार जब सुमित्रा के पति ने सुमित्रा को पकड़ लिया तो उसने उसके हाथ से अपना हाथ छिनाया और चिल्ला के कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे की पत्नी को छूते हुए? जब पति ने सुमित्रा को उसके घर की तरफ ले जाना शुरू किया, सुमित्रा लगातार चिल्लाती रही, तुम मेरी फैमिली नहीं हो, ये मेरा घर नहीं है। और आखिरकार सुमित्रा के पति और डॉक्टर को लिटरली सुमित्रा को खींचकर घर के अंदर ले जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे अंदर खींचा, सुमित्रा लगातार चीख रही थी, उसका नाम शिवा है और उसके सास ससुर ने उसे मार दिया है। डॉक्टर और उसके परिवार को यही लग रहा था कि सुमित्रा अभी भी मंत्रों के असर में है और उसे कैसे भी करके इससे बाहर निकालना है। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लगता था कि सुमित्रा ने बस अपने दिमाग का होश खो दिया है। सुमित्रा अपने प्यारे बेटे को छूने से भी इनकार करने लगी और उसके बदले वो किसी रिंकू और टिंकू को बुलाने को कहने लगी। लेकिन जब उसके पति और सास ससुर ने कहा कि हम रिंकू और टिंकू को नहीं जानते तो वो गुस्से से भर गई। सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी और उसे लिखना भी नहीं आता था, लेकिन इस नए मंत्र के असर के कारण वह अपने कमरे में बैठकर लंबे लंबे पत्र लिखने लगी और किसी अनजान आदमी को सेंड करने लगी। और उस पत्र में वो उन अनजान आदमियों से कहती थी कि उसे वे अपने घर ले जाएं। और जब वो ये नहीं कर रही होती थी तब वो आमतौर पर आंगन में अपने पाँव के छाले को देख रही होती थी और सोच रही थी कि ये मेरे पाँव में छाले आए कैसे। सुमित्रा अपने साड़ी को भी नए और अजीब तरीके से पहनने लगी थी। वह अपने सर के आसपास अपने साड़ी को लपेटकर पूरे घर में घूमा करती थी। सुमित्रा के बोलने का तरीका भी बदल चुका था। वो ज़्यादा तेज और ऊंची आवाज़ में बोलने लगी थी और जो उसके बैठने का तरीका था वो भी बहुत रूड हो चुका था। आखिर में सुमित्रा, उसके पति और सभी गांव वालों को ये लग रहा था कि जब सुमित्रा 45 मिनट के लिए मरी थी तो उस दौरान उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो चुका है, जिसके कारण वो इस मंत्र से बाहर नहीं आ पा रही है। जल्द ही लोगों ने सुमित्रा को इस मंत्र से बाहर निकालने की कोशिश करना बंद कर दिया और इसकी जगह वो बस ये देखने लगे कि सुमित्रा खुद को कहीं भाग जाने में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। फिर एक दिन 20 अक्टूबर 1985 को सुमित्रा के 45 मिनट की मौत के ठीक 3 महीने बाद सुमित्रा के घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति दस्तक देता है। सुमित्रा का हस्बैंड वहाँ जाके दरवाज़ा खोलता है और सामने एक ऐसा आदमी खड़ा होता है जिसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डेफिनेटली इस गांव से तो नहीं है। वो व्यक्ति सूट बूट पहन के अपने हाथ में एक लेदर का बैग लेके उस दरवाजे पे खड़ा हुआ था। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम राम त्रिपाठी है और सुमित्रा के हस्बैंड से पूछता है, क्या आपके घर में कोई एक ऐसी लेडी रह रही है जो अभी थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रही है। सुमित्रा का हस्बैंड जो दरवाजे पे खड़ा था वो सोचता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस गांव का तो नहीं है, उसे मेरी वाइफ की कंडीशन के बारे में कैसे पता चला। सुमित्रा का हस्बैंड उसे दरवाजे पे खड़े रहने को बोलता है और दौड़ता हुआ जाता है अपनी वाइफ के रूम में और वहाँ उसको बोलता है कि एक अजीब सा आदमी सूट बूट पहन के हमारे दरवाजे पे खड़ा है जिसका नाम राम त्रिपाठी है और वो कहता है कि वो तुम्हें जानता है।
यह सुनकर सुमित्रा खुशी से भर जाती है। दौड़ते हुए वो घर के दरवाजे की तरफ जाती है और राम त्रिपाठी को गले लगा लेती है। सुमित्रा को अपनी तरफ दौड़ता हुआ आते देख राम त्रिपाठी थोड़ा डर जाता है और पीछे हट जाता है कि ये कौन है जो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो आके उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुक को अपने छाती से क्लोजली बंद करके दूर हटने की कोशिश करता है। उसके बाद सुमित्रा उसके पास आती है और राम त्रिपाठी के कान में कुछ बोलती है। सुमित्रा का हस्बैंड ये सोचता है कि सुमित्रा ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ तक कि राम त्रिपाठी भी ये सोचता है कि ये कौन लड़की है, इसे क्या हो गया और ये जबरदस्ती मुझसे गले क्यों लग रही है। कुछ सेकंड्स रुक के राम त्रिपाठी सुमित्रा को पीछे धकेलता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, जबरदस्ती मुझसे गले क्यों लग रही हो। यह देख के सुमित्रा गुस्सा हो जाती है और राम त्रिपाठी की तरफ गुस्से से कहती है कि मेरा नाम शिवा है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। यह सुनकर राम त्रिपाठी को धक्का लगता है। वो खुद को संभालने के लिए एक दीवार का सहारा लेता है, घर के बाहर आता है और बाहर की ओटली पे जाके बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे सुमित्रा भी उसके साथ जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। जो सुमित्रा का हस्बैंड घर के अंदर खड़ा था वो भी पीछे पीछे जाता है और थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर राम त्रिपाठी उसके हाथ में जो लेदर बैग था उसको खोलता है और उसको सुमित्रा, जो अब खुद को अब शिवा कहती है, उसको दिखाता है। उसमें अंदर बहुत सारे फैमिली फोटोज होते हैं। वो फोटोज राम त्रिपाठी के फैमिली के थे। वो एक एक करके सुमित्रा से पूछता है कि ये कौन है और सुमित्रा उसका सही नाम बताती है। उसके बाद वो दूसरी फोटो दिखाता है, सुमित्रा उसका भी सही नाम बताती है। ये देख के राम त्रिपाठी धीरे धीरे शॉक हो जाता है कि इस लेडी को ये नाम कैसे मालूम, जो कभी उससे मिली नहीं, कभी उसके गांव गई नहीं। फिर वो दोबारा और फोटोज दिखाता है और वो सारे नाम बिल्कुल सही बताती है। फिर एक फ़ोटो आती है जिसमें सिर्फ एक ही लेडी उस फोटो फ्रेम में रहती है। वो उसको दिखाता है कि क्या तुम इसको जानते हो। सुमित्रा राम त्रिपाठी की तरफ देखती है, फिर वो फोटो की तरफ देखती है, एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कि ये मेरी भाभी है जिसने मेरा सर को चल के मुझे मार दिया। यह सुनकर राम त्रिपाठी हैरान हो जाता है। वह सुमित्रा की तरफ एक दुख भरी नज़र से देखता है और उसको गले लगा लेता है। वो दोनों 10 सेकंड तक एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं। वहीं दूर सुमित्रा का हस्बैंड खड़े को ये देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद जब वो दूर होते हैं, राम त्रिपाठी सुमित्रा के हस्बैंड की तरफ देखता है और बोलता है क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। राम त्रिपाठी सुमित्रा के फैमिली को बोलता है कि ये सुमित्रा नहीं, शिवा है, जो इस गांव से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में पैदा हुई थी। वो वेल एजुकेटेड है, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और शिवा के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि सुमित्रा और शिवा के पहले बच्चे का जन्म दिसंबर 1984 में सेम डे पे ही हुआ था। लेकिन जहाँ सुमित्रा की लाइफ अपने बच्चे के जन्म के बाद बहुत खुशहाल हो गई थी और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ शिवा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। शिवा के पहले बच्चे के बाद उसकी लाइफ बुरी से बदतर होती गई। उसकी फैमिली उसे हेट करने लगी, उसके सास ससुर उससे हेट करने लगे, क्योंकि ये कहानी है 1984 की। उस समय पे किसी को ये पसंद नहीं था कि उनकी घर की बहू बहुत पढ़ी लिखी हो और मॉडर्न ख्यालात की हो, और सबसे बड़ी बात, किसी भी सास ससुर को ये हजम नहीं होता था कि उनकी बहू की फैमिली उनसे ज़्यादा पैसे वाली हो। और फिर साल आता है 1985, जब सुमित्रा के ऊपर मंत्रों का असर होने लगता है। उसकी आंखें सर के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसके हाथ सीधे हो जाते हैं और वो कुछ कुछ बोलना स्टार्ट करती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, जब जब सुमित्रा के साथ ऐसा होता है उसी समय पे शिवा के साथ उसके घर पे उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। सुमित्रा जो भी कुछ मंत्रों में बोलने की कोशिश करती, उस गांव से 100 किलोमीटर दूर शिवा सही में वो बोल रही होती है। फिर 1985 में आता है मई का महीना, जब सुमित्रा किचन में खड़े होकर बोलने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि 3 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। उसी समय शिवा की अपने सास ससुर और भाभी से एक फैमिली शादी में न जाने के ऊपर बहस शुरू हो जाती है और वो बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो टॉर्चर्स की सारी हदें पार कर देती है। और फिर दिन आता है 18 मई 1985। शिवा के पड़ोसी उसके सास ससुर को उसकी बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। वो एकदम भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गई है, तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, शायद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। उन पड़ोसियों को थोड़ा शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये बात है 1985 की। तब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, रात का समय था, बहुत ज़्यादा अंधेरे था, तो उन्होंने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करी और वो शिवा की बॉडी को पूरी तरीके से जांच नहीं पाए कि वो सिर्फ बेहोश है या मर चुकी है। फिर दूसरे ही दिन रेलवे स्टेशन के पास शिवा की डेड बॉडी मिलती है। ये खबर सुन के शिवा के फैमिली वाले तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उसके सास ससुर वहाँ खड़े हुए हैं। वो जाके ये पूछताछ करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ट्रेन के सामने आके उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब शिवा के सिस्टर और उसके पिताजी ने उसकी बॉडी देखी तो उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि उसने ट्रेन के सामने
खुद सुसाइड किया है, कोई खरोच नहीं थी। आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने आके सुसाइड करता है तो उसकी पूरी बॉडी सही सलामत बचेगी? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन उसके सर पे बहुत गहरी चोट आती है। यह देखकर उसकी फैमिली को शक तो होता है कि कुछ तो शिवा के साथ गलत हुआ है। शिवा की फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि शिवा ने सुसाइड किया है, और उसकी बॉडी को देखने के बाद, खासकर उसके सर की चोट को देख के उन्हें यह कंफर्म हो जाता है कि उनके इन-लॉज ने शिवा का मर्डर किया है। लेकिन शिवा के सास ससुर रिलीजियस कारण बता के उसका अंतिम संस्कार तुरंत ही करवा देते हैं। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसके सास ससुर बोल देते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, और क्योंकि अब बॉडी जल चुकी है तो पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं बचता कि वो ये बता सके कि ये मर्डर है। शिवा के फादर को यह तो कंफर्म था कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, लेकिन उनके पास कोई तरीका या कोई सबूत नहीं था जिससे वो ये बता सकें कि वो सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। लेकिन फिर तारीख आती है 19 जुलाई 1985, जब सुमित्रा की मौत होती है और वो शिवा बन के वापस लौट के आती है। शिवा के फादर को ये रूमर सुनने में आता है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में एक लड़की खुद को शिवा बता रही है। शिवा के फादर इस बात पे यकीन तो नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को मनाते हैं कि क्यों ना एक बार जाके वहाँ पे चेक किया जाए कि शायद इस बात में 1% भी सच्चाई हो। 20 अक्टूबर 1985 को शिवा के फादर अपना सूट बूट पहनते हैं, फोटो एल्बम को उठाते हैं और गाँव की तरफ निकल जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब सुमित्रा का पति वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने शिवा के फादर राम त्रिपाठी खड़े रहते हैं। फिर शिवा रूम से दौड़ती हुई राम त्रिपाठी की तरफ आती है और उनको गले लगाने की कोशिश करती है और कान में कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन राम त्रिपाठी उसको दूर हटाने की कोशिश में वो सुन नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। लेकिन जब शिवा, जो सुमित्रा के बॉडी में थी, उस फोटो एल्बम से 15 लोगों का नाम सही बताती है और यहाँ तक ये भी बताती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ यानी उसकी भाभी ने उसका मर्डर किया है, तो ये सुनकर राम त्रिपाठी शॉक हो जाते हैं और साथ में इस बात का यकीन भी कर लेते हैं कि उनकी बेटी शिवा वापस आ चुकी है एक नए शरीर में। शिवा उनको बताती है कि कैसे उनके इन-लॉज, सास ससुर और उसकी भाभी ने उसका सर ईंट से कुचल के उसे मार दिया। यह सब सुन के राम त्रिपाठी को यह यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है सुमित्रा के शरीर में। यह पुनर्जन्म की कहानी अभी तक की सबसे क्रेडिबल रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, जिसे अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी अपने डॉक्यूमेंट में कवर किया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से साइंटिस्ट इंडिया में आते हैं। इस कहानी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, सुमित्रा के फादर, शिवा के फादर, सुमित्रा के हस्बैंड, शिवा के हस्बैंड और उसके सास ससुर, सबका इंटरव्यू लेते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये कोई ढोंग नहीं है या कोई दिखावा नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ है। अमेरिका के साइंटिस्ट का कहना है शिवा की सोल ने या तो सुमित्रा की बॉडी पे कब्जा कर लिया है या फिर उसका पुनर्जन्म हुआ है सुमित्रा के शरीर में। शिवा जब सुमित्रा के शरीर में आई तो वो उसी ढंग से रहती थी जैसे शिवा रहती थी, जैसे सर पे अजीब तरीके से साड़ी बांध के घूमना और सुमित्रा की फैमिली से अच्छे से बात नहीं करना। इन सब का कारण था कि वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसको ऐसा लगता था कि उसे ज़बरदस्ती, पता नहीं क्यों, लेकिन ज़बरदस्ती ये सब घर का काम कराया जा रहा है। और उसका सर पे अजीब तरीके से साड़ी बांध के घूमना एक्चुअल में शिवा का ही साड़ी पहनने का स्टाइल था। और जब शिवा, जिसने सुमित्रा के हस्बैंड से या उसके सास ससुर से रिंकू और टिंकू के बारे में पूछा, तो वो एक्चुअल में शिवा के बच्चे थे जो वो पूछना चाह रही थी कि वो कहाँ हैं। और जितने भी लेटर सुमित्रा अपनी डेथ के बाद लिख रही थी वो एक्चुअल में शिवा के फैमिली मेम्बर्स थे, जिन्हें वो ये बोल रही थी कि मैं इस अजीब से गांव में एक गरीब सी झोपड़ी में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ आके लेके जाओ। और फिर राम त्रिपाठी वहाँ आते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। इसके बाद राम त्रिपाठी अपनी बेटी शिवा, जो कि सुमित्रा के शरीर में है, पुलिस के पास ले जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उसके सास ससुर और उसकी भाभी ने शिवा का खून किया। और फिर पुलिस जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें सबूत भी मिलते हैं कि शिवा ने सुसाइड नहीं, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन सुमित्रा की यह गवाही, जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस था, कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वो रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म जैसी कहानियों पे या हम कहें सच्चाई पे भरोसा नहीं करते और ये केस हमेशा के लिए लटक जाता है और कभी सॉल्व नहीं होता। सुमित्रा अब अपनी पूरी जिंदगी शिवा की जिंदगी जीती है और शिवा के रियल पेरेंट्स शिवा को सुमित्रा की बॉडी में एक्सेप्ट करते हैं और अपनी बेटी मान लेते हैं। शिवा, जो कि अब सुमित्रा के शरीर में थी, रिंकू और टिंकू के साथ सुमित्रा के बच्चे को भी एक्सेप्ट करती है और अब उसके पति के साथ उस गांव में अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। और फिर 1998 में शिवा, जो कि सुमित्रा के शरीर में थी, अपना पूरा जीवन जी के सुमित्रा के शरीर को भी छोड़ देती है। यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इंटरेस्टिंग रियल क्राइम और पुनर्जन्म की स्टोरीज के लिए।